दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है, जब कोई मुकदमा आप जीत जाते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित या कोई पैसे का लेन देन है या कोई बैनामा कैंसिल होना है और ऐसे मुकदमे को आप जीत लेते हैं, आपके पक्ष में निर्णय हो जाता है, तो आप उस निर्णय के पश्चात अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं कराते हैं, एग्जीक्यूशन माने निष्पादन हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं इजराय। तो अगर आप उसका इजरा नहीं कराते हैं माने एग्जीक्यूशन नहीं कराते हैं, उसी न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूशन कराया जाता है जिस न्यायालय द्वारा उस वाद को खारिज किया गया था। अब इसमें एक टेक्निकल बात और समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन में कोई मुकदमा दाखिल किया और उस न्यायालय ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया, आप तुरंत उसकी फर्स्ट अपील में गए डिस्ट्रिक्ट जज के यहां और हो सकता है आपकी फर्स्ट अपील एल आउट हो जाए आपके पक्ष में। तो जो फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट है वो उस मामले में एग्जीक्यूशन नहीं करेगी। वो फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आपको उसी कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा जिस कोर्ट में आपका मुकदमा खारिज हुआ था और उस कोर्ट से आप अपना एग्जीक्यूशन कराएं। अब एग्जीक्यूशन की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होता है और क्या होता है एग्जीक्यूशन में, ये मैं देसी भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मुकदमा जीत जाने के बाद में बैठ जाते हैं या तो पुलिस के पास सीधे जाते हैं और पुलिस को ऐसे ही मामले चाहिए कि कोई आए बताए आकर के कि ऐसा ऐसा हुआ है तो वो प्रोसीड करें और प्रोसीड करने में कुछ उत्कोच ले लें। तो दोस्तों जब आपके पक्ष में कोई डिक्री हो जाती है किसी न्यायालय से, तो आप उस डिक्री का एग्जीक्यूशन 12 वर्ष की अवधि तक करा सकते हैं, कभी भी। उसका लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स है। 12 वर्षों तक एक रिटन प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में आप वादीगण प्रतिवादीगण दोनों का नाम लिखते हैं, किस डेट में आपके पक्ष में जजमेंट हुआ है, किस डेट में डिक्री बनी हुई है, दोनों को लिखते हैं। डिक्री दोस्तों जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट एक पूरा लिखित फॉर्मेट में होता है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है। जजमेंट में सबसे पहले लिखा जाता है कि कौन कौन इस मुकदमे में पक्षकार थे, दोनों पक्षकारों का नाम लिखा जाता है। इसके बाद में सबसे पहले वादी का केस लिखा जाता है कि क्या मैटर था। मैटर लिखने के बाद ये डिटेल होता है कि कौन किस तरीके से उनको समन भेजे गए प्रतिवादीगण को, वो अपीयर हुए या नहीं हुए। अपीयर हो गए तो उन्होंने क्या लिखित कथन दिया, उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। और लिखित कथन के बाद में न्यायालय ने क्या इश्यूज बनाए। इश्यूज का मतलब होता है कि किन किन बातों पर विवाद है, क्योंकि जो दावावादी लाता है और प्रतिवादी उसका आपत्तियां या ऑब्जेक्शंस या WS रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, तो दोनों में वो पैरा वाइज लिखा जाता है कि ये तथ्य स्वीकार है, ये पैरा स्वीकार है, ये स्वीकार नहीं है। तो जो जो बातें स्वीकार नहीं है उन बातों के इश्यूज बनते हैं, विवादित तथ्य बनते हैं कि किन बातों पर विवाद है, उन बातों पर ही मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है। फिर उन एक एक इश्यूज को डिस्पोज किया जाता है उसी कोर्ट द्वारा। जैसे आपने कहा कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है और वादी कहते आ रहा है कि सर इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, तो क्षेत्राधिकार का एक इश्यू बनेगा। फिर आप कहते हैं कि हमने इतनी कोर्ट फीस दी है और प्रतिवादी कहता है कोर्ट फीस कम है, तो कोर्ट फीस का एक इश्यू बनेगा। आप कहते हैं हमने मूल्यांकन सही किया है, वो कहता मूल्यांकन गलत है। आप कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक होना चाहिए, वो कहता है इनका कोई आधार नहीं है। तो इस तरीके से इश्यूज बनते हैं और उन्हीं इश्यूज पर साक्ष्य दिया जाता है और पूरा ट्रायल चलता है। और ट्रायल के बाद में जो जजमेंट आता है उस जजमेंट में सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि आपने कौन कौन डॉक्यूमेंट दिए, कौन सूची पत्र थी, कौन मूल दस्तावेज है, कौन फोटो कॉपी दी है, ये सब लिखते हुए उसका कंक्लूजन लिख दिया जाता है। और जो डिक्री होती है, डिक्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पक्षकारों के अधिकार तय कर दिए जाते हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। माने जो उस मैटर का सब्जेक्ट है, जैसे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई बिल है या कोई बैनामा है या और कोई ऐसा मामला हो सकता है, तो उस पर वादी के क्या राइट्स हैं और प्रतिवादीगण के क्या राइट्स हैं वो लिख दिए जाते हैं
और उसी को एग्जीक्यूट कराया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब उसका पालन कराया जाना अक्षरशः। जैसे मान लेते हैं कि कोई बैनामा निरस्त हो गया है और बैनामा निरस्त होने के बाद प्रतिवादी गण को निर्देशित किया गया कि वादी के पक्ष में इतना रुपया अवमुक्त करें या कब्जा वहां का छोड़ दें, इनको कब्जा दे दें। तो केवल जजमेंट होने से कोई कब्जा नहीं छोड़ता है या और भी जो स्थितियां हैं वो नहीं पूरी होती हैं, तब उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए आपका प्रार्थना पत्र जाता है। इजराए वाद ये मिसलिनियस सूट होता है, दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद उसमें फिर प्रतिवादीगण को बुलाया जाता है और उनके आने के बाद उनके ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं कि वो बताते हैं कि हमने कोई इसकी अपील नहीं की है जजमेंट की, क्योंकि अपील का समय होता है 90 दिन 30 दिन का, और 30 दिन के बाद भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत अपील चली जाती है। और अगर उन्होंने कोई अपील नहीं की है तो ऐसे मैटर का एग्जीक्यूशन होता है और वो जरिए पुलिस, जरिए अमीन दीवानी या जिस तरीके से हो सकता है, ये वादी के अधिवक्ता न्यायालय को सॉल्यूशन देते हैं कि सर ऐसा ऐसा कर दिया जाए। कहीं अगर मान लीजिए पुलिस का ही मामला है, अपोजिट में पुलिस है, पुलिस से कोई जगह छीनी जानी है, उनको खाली करनी है और वो नहीं कर रहे हैं, तो हायर अथॉरिटी माने आर्मी की मदद ली जा सकती है या और दूसरे राज्य की पुलिस को बुलाया जा सकता है। उसके लिए वादी को पैसे देने होते हैं, पैसे वहीं जमा होते हैं। उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो खर्चे होते हैं वो वादी को देने होते हैं। उस जगह को अगर खाली कराना है तो उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाता है और ऐसी कई स्थितियां आती हैं जो ऐसा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और एग्जीक्यूशन होने के बाद वो जो एग्जीक्यूशन अधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है। कभी कभी हमने देखा कि लोग कहते हैं जजमेंट हो गया था, हमें कब्जा मिल गया, कब्जा मिल गया ये वो बता रहे हैं, कोर्ट ने एग्जीक्यूट नहीं कराया और 4 साल बाद आ जाते हैं कि साहब हमारा कब्जा छीन लिया। तो कोर्ट में ये पहले साबित करना पड़ेगा कि आपको कब्जा दे दिया गया था। केवल जजमेंट हो जाने से आपको कब्जा नहीं मिलता, तो पहले आप कब्जा लें, इसके बाद अगर कोई कब्जा आपसे डिस्पोजेज आप कर देता, कब्जा छीन लेता है, तो उससे पुनः कब्जा छीन करके आपको दिलाया जाए, ऐसा कोई प्रार्थना पत्र या ऐसा कोई सूट, मिसलिनियस सूट सेक्शन 94 के अंतर्गत भी आप ला सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जिसने आपको डिस्पोजेज किया है उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराया जा सकता है उसी कोर्ट से। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप जरूर कर लें। अगर आपके पक्ष में कोई डिग्री हो गई है तो उस डिग्री का एग्जीक्यूशन जरूर करा लें, भले ही वो केवल पेपरली हुआ, क्योंकि आपने एग्जीक्यूशन दाखिल किया और पेपरली ही होता, उधर से पार्टी को बुलाया गया, वो आई नहीं आई, इसके बाद में अमीन दीवानी को निर्देशित किया गया और अमीन दीवानी ने रिपोर्ट लगा दी कि हाँ साहब उनको कब्जा दे दिया गया है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आगे भविष्य में आपके बहुत काम करेगा और वैसे भी आपका कब्जा हो जाएगा तो आपको फायदा ही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।